इज दिस अ फ्रैक्चर, हेयरलाइन क्रैक और अ लिगामेंट इंजरी? जब भी आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, वो एक एक्सरे करके देखेंगे और एक्सरे में अगर हमें फ्रैक्चर दिख रहा होता है तो वो एक फ्रैक्चर होता है। इट इज़ अ क्लियर फ्रैक्चर, देयर इज नथिंग लाइक हेयरलाइन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर दो तरह के होते हैं, या तो वो डिस्प्लेस्ड होता है, वो अनडिस्प्लेस्ड होता है। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को ही लेमैन टर्म में हम कह देते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर, जिसमें हम हल्की सी एक लाइन दिख रही होती है लेकिन वो हड्डी अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो उसको हम हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं। लिगामेंट इंजरी को देखने के लिए एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। जब भी वो डॉक्टर आपको देखते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि लिगामेंट इंजरी हुई है। अगर बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, 2-3 लिगामेंट्स होते हैं, स्पेशल नाम होता है उनका, वो देख करके क्लिनिकली समझ आता है। प्लस अगर बहुत डाउट होता है तो फिर हम एमआरआई के थ्रू हम लिगामेंट इंजरी देख सकते हैं। एक्सरे में लिगामेंट इंजरी को देखा नहीं जा सकता, बट क्लिनिकली जब एग्जामिन करते हैं और एक्सरे का सिचुएशन देखते हैं, मोर ऑफन देन नॉट हम वो डायग्नोज कर पाते हैं। डज एक्सरे रूल आउट ऑल फ्रैक्चर्स और डू आई नीड एन एमआरआई और सीटी स्कैन? 90% ऑफ द सिनेरियो में एक्सरे से हम फ्रैक्चर को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें हमें एमआरआई या सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कभी कभी हाथ की छोटी हड्डी स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता है जो कि नॉर्मल एक्सरे से मिस हो जाता है, वो 2-3 हफ्ते बाद दिखता है। ऐसे सिनेरियो में हमें सीटी स्कैन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो ज़्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं होते हैं, अनडिस्प्लेस्ड होते हैं, और लेकिन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सस्पिशन के बेसिस पे आप उनको एमआरआई या सीटी लिख सकते हो, तो हमें बेटर जजमेंट हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें नॉर्मल एक्सरे में नहीं दिखती हैं और कभी कभी वो एमआरआई और सीटी में बहुत क्लियरली विजिबल होती है। वाई इज़ माई एंकल ट्विस्टिंग रिपीटेडली? इज इट इंस्टेबिलिटी और वीकनेस? कई सिनेरियो में हम देखते हैं पेशेंट की एक बार एंकल इंजरी होती है, फिर कुछ महीने बाद उनकी दोबारा इंजरी हो जाती है। बार बार वो ट्विस्टिंग इंजरी हो रही थी, कभी 2 बार 3 बार। एक बार इंजरी होने के बाद वो रेगुलरली होने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपके एंकल के लिगामेंट्स हैं वो अभी बहुत सिक्योर, बहुत अपने पूरे स्ट्रेंथ को रिगेन नहीं किया है और वो बार बार ट्विस्ट हो रहे हैं, तो इट कैन ऑल्सो भी इंडिकेशन कि वो टूट गए हैं आपके वो लिगामेंट्स। इसलिए जो सपोर्ट हमें एंकल पे मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बार बार हमारा एंकल ट्विस्ट हो रहा है। Does diabetes affect my ankle healing time? Most definitely, yes. Diabetes does affect your ankle healing time, but जनरली जब ओपन वुंड्स होता है तो वो दिखता है हमें। अंदर से हीलिंग में ऑब्वियसली जब डायबिटीज़ होता है तो पेशेंट की एक एज ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं, वो एडल्ट एज में रहते हैं, तो उस स्टेज में हीलिंग भी स्लो हो जाती है कंपेयर टू यंग एडल्ट या फिर एक छोटे बच्चे के कंपैरिजन में। तो इसीलिए डायबिटीज़ के दौरान हमारी हीलिंग डेफिनेटली थोड़ी स्लोअर रहती है। Am I at a risk of chronic ankle problems because of diabetes? Yes, डायबिटीज़ में बहुत सारे chronic ankle problems होते हैं। कभी कभी ankle synovitis हो जाता है, ankle arthritis हो जाता है, और ankle के ligament में इंजरी होती है, वो हील नहीं होती हैं। प्लस कोमॉर्बिडिटीज़ साथ में इतनी रहती हैं तो प्रॉपर हीलिंग नहीं होने की वजह से ankle में रेगुलर पेन रहता है। और प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर in case of ankle pain in diabetes, and maybe you can get a real good cure. What precautions should I take to prevent future falls? डेफिनेटली चलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी के एंकल में पहले भी चोट लग चुकी है तो इसका मतलब ये है कि मे बी आपके लिगामेंट्स थोड़े वीक हैं, तो इन दैट केस एंकल बाइंडर हम लगा सकते हैं या क्रीप बैंडेज बांध के, तो वो हमारे एंकल को एक सपोर्ट देता है, तो वो रिपीटेड फॉल्स नहीं होता है। स्पोर्ट इंजरी के दौरान जब एंकल पेन होता है तो हम उसमें भी एंकल बाइंडर लगा के खेल सकते हैं ताकि वो बार बार ट्विस्टिंग इंजरी ना हो और हमारे लिगामेंट्स को थोड़ी स्ट्रेंथ मिले। एक बार जब आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिगेन कर लेते हैं, then you can do the normal activities and no need to apply ankle binder for a long time.